एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सार्जेंट योजना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हॉटंग कमेटी तक और अब हम पढ़ेंगे सार्जेंट योजना को। तो हम देखते हैं कि सार्जेंट योजना का इतिहास क्या रहा, वो कैसे आया यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ये वॉर चलता है 1945 तक। लेकिन 1944 में जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमारे जीतने के बहुत सारे चांसेस हैं और इंडिया बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रहा है, बल्कि इंडिया वाले लोग चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी इस युद्ध में शामिल हुए थे, तो उनके लिए आप कह सकते हैं गिफ्ट की तरह से इन्होंने ये योजना के लिए सोचा। और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसने कहा हमारे यहाँ की CABE से, CABE मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, कि आप शिक्षा पर एक व्यापक योजना बनाइए और फिर आके हमें उसे दिखाइएगा, हम उसको अप्रूव करेंगे अगर उसमें सब चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो इसीलिए ये अब इस योजना में क्या था कि इसको सारे पक्षों को लेकर चलना था शिक्षा के। तो इसीलिए सार्जेंट योजना में जब इसके उद्देश्य रखे गए, इससे कहा गया था कि आपको पहले से ही हमें बता के रखना है कि कितने टाइम तक ये योजना हमें चलानी होगी और इसमें कितने का खर्च आएगा। तो जब जॉन सार्जेंट ने कहा कि हमें इसे 40 वर्ष तक चलाना है और इन 40 वर्षों में लिटरेसी हम 100% दर प्राप्त कर लेंगे लिटरेसी की। अभी ये योजना जो थी CABE, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन सार्जेंट। इन्हीं की अध्यक्षता थी इस समिति, जो एक समिति बनाई गई इस योजना को बुलाने के लिए। 22 लोग थे उस समिति में और सर जॉन सार्जेंट जो थे वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो उसकी रिपोर्ट आई उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था रिपोर्ट को, जो फिर पूरी की पूरी एजुकेशन पर अपना एक व्यू देती थी। तो अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या रहे इस योजना के। तो एक तो था 40 साल के अंदर साक्षरता को 100% प्राप्त करना, लिटरेसी रेट मतलब 100% कर देना, कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत बड़ी योजना थी ना, 40 साल तक हो गई, मतलब 1884 तक चलती। लेकिन बीच में एक खैर समिति आई, उसने इसका जो कार्यकाल था वो 16 साल कर दिया। लेकिन हुआ क्या, तो आपको पता ही है कि फिर 1947 में हमारा देश आज़ादी हो गया था। तो इसका जो उद्देश्य रहा, एक तो ये रहा कि 40 साल के अंदर हमें 100% साक्षरता दर को प्राप्त करना है। दूसरा, जैसे इंग्लैंड में है शिक्षा व्यवस्था, वैसी ही शिक्षा व्यवस्था हमें इंडिया में भी लेकर आनी है। और क्या था, इन्होंने फिर बताया अपना एस्टिमेटेड जो व्यू था कि 313 करोड़ रुपए हमें शिक्षा पर व्यय करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं इन्होंने शिक्षा को बांटा, एक नया कंसेप्ट दिया, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की हालांकि बात इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा उनके ऊपर नहीं बताया गया कि किस तरह से लानी है। तो इन्होंने नर्सरी स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया, जैसा उस टाइम पे इंग्लैंड में हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है हमको। अब जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ये निःशुल्क होगी, फ्री दी जाएगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको देखना है कि लेडी टीचर्स को नियुक्त किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छे से संभाल पाती हैं बच्चों को। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, वो ये था कि बच्चों का जो बिहेवियर है उसको सुधारना, उनमें सामाजिक गुणों का विकास करना। तो इसीलिए कहा गया कि ये बच्चे जो हैं इस एज में बहुत छोटे होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डाले जाने चाहिए। मतलब ये नहीं कि इतनी ज़्यादा अटेंडेंस ज़रूरी है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस बच्चों की हो जाए। अब आते हैं प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने क्या क्या बात कही, तो ये गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन थी उससे प्रभावित थे। तो बेसिक एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया, लेकिन जैसा गांधी जी ने कहा था कि हस्तशिल्प कार्य से हम शिक्षा देंगे, तो वो तो इन्होंने माना कि ठीक है। लेकिन जो गांधी जी ने कहा था कि उसी से ही हम अपने यहाँ का फाइनेंस भी अरेंज करेंगे, मतलब स्वावलंबी बनाना वाला बात, तो इन्होंने नहीं किया कि इससे बच्चों का शोषण हो सकता है उनसे सामान बनवाने के लिए। और अगर उन्होंने सामान बना भी लिया तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कोई खरीदेगा। हो सकता है कि वो जो ट्रेंड जो शिल्पकार हैं उनके आगे नहीं टिक पाएँ। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन की व्यवस्था है वो सरकार ही करेगी। और हाँ, प्रशासन के संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिए, तो इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन है
वो तो रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और जो बाकी जो भी एजुकेशन बच रही है वो जाएगी प्रांतीय सरकार के अंडर। तो अब जो भी होगा इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रांत की गवर्नमेंट में, और जो प्रांत की जो गवर्नमेंट को जो भी कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने कहा बेसिक शिक्षा जो मैंने आपको बताया गांधी जी वाली वो इन्होंने लाई, और इसके 2 भाग कर दिए। एज ग्रुप कितने से कितने, तो ये थी 6 से 14 एज ग्रुप के लिए। तो इन्होंने जो बेसिक शिक्षा के पार्ट बनाए वो बनाए थे 2 इस तरह से, जूनियर बेसिक 6 से 11 साल के बच्चों के लिए और सीनियर बेसिक 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो जूनियर बेसिक में जो था मातृभाषा में शिक्षा दी जानी थी, माध्यम जो था मातृभाषा था, और सीनियर बेसिक में भी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी थी। लेकिन क्या था कि सीनियर बेसिक पे जो प्रांत की सरकारें हैं वो चाहें तो इंग्लिश को भी ऐड कर सकती हैं, जूनियर बेसिक में इंग्लिश होगी ही नहीं। अब अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं, मतलब सीनियर बेसिक में भी इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं है, अगर चाह रही है प्रांत की सरकार तो ही इंग्लिश आएगी आपके सिलेबस में। अभी CABE के द्वारा एक समिति का गठन, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक समिति का गठन केंद्र में और प्रांतों में किया जाएगा। क्या, ये इसलिए देखने के लिए कि जब ये योजना पूरी बन जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो ये देखने के लिए कि उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हर जगह पे या नहीं। तो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी CABE के द्वारा। अब हम देखते हैं बाह्य परीक्षाओं पर बल। तो बाह्य परीक्षा और आंतरिक परीक्षाएं होती क्या है, तो आंतरिक परीक्षा वो जो होती चली आ रही है कि साल के अंत में परीक्षा देना, वो होती है आंतरिक परीक्षा। लेकिन बाह्य परीक्षाएं होती हैं कि स्टूडेंट को पूरा इवेल्युएट करना। तो इसलिए इन्होंने बाह्य परीक्षाओं पर बल दिया कि एक साथ ये पेपर नहीं होने चाहिए जो साल के अंत में होते हैं। अभी इन्होंने हाई स्कूल स्तर पर और माध्यमिक शिक्षा, अभी देखिए एज ग्रुप जो हमने पढ़ा सीनियर बेसिक का वो तो था 11 से 14 साल का, तो 11 अभी यही 11 से 16 और 17 साल तक के बच्चे थे माध्यमिक शिक्षा के। अभी एज ग्रुप, एक ही एज ग्रुप में 2 तरह की शिक्षाएं, ये जो बेसिक एजुकेशन थी ये तो किसी उद्योग के लिए दी जा रही थी, हस्तशिल्प के कार्यों के लिए, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा 11 से 16 साल के बच्चों के लिए। अभी माध्यमिक शिक्षा में जो है साहित्यिक शिक्षा रहेगी, और जबकि उसमें जो रहेगी वो तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा रहेगी सीनियर बेसिक में, बल्कि एज ग्रुप जबकि सेम है यहाँ पे बच्चों का, और है कि केवल 20% छात्रों को प्रवेश मिलेगा, और जो बाकी के मतलब 5th पास कर लिया आपने उसमें से सिर्फ 20% जो बच्चे हैं वो तो जाएंगे माध्यमिक शिक्षा में, और जो बाकी के 80% हैं वो जाएंगे सीनियर बेसिक स्कूल में, वो वहाँ पे 6th करेंगे, और ये बच्चे जो 20% हैं जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ रखते हैं वो यहाँ माध्यमिक शिक्षा की क्लास 6 में एडमिशन लेंगे। 50% छात्रों को छात्रवृत्ति, मतलब 50% जो छात्र हैं उनकी तो फीस माफ़ कर दी जाएगी, और जो ज़्यादा निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी एक तरह से स्कॉलरशिप ही है कि उनकी फ़ीस को माफ़ कर देना। हाई स्कूल स्तर पर फीस ली जानी थी कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन ये एक एग्जेम्पशन था उन बच्चों के लिए जो योग्यता रखते हैं, तो उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में 50% छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। अब हाई स्कूल भी इन्होंने 2 प्रकार के बनाए, जैसे बेसिक शिक्षा के 2 पार्ट किए थे ऐसे ही हाई स्कूल शिक्षा के भी 2 पार्ट किए। एक तो शैक्षिक, मतलब वही जिसमें हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना है बच्चों को, और फिर से तकनीकी दूसरे में। तो जो लोग अब मूव करना चाहते हैं तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की तरफ वो अब मूव कर सकते हैं वहाँ पर। अब इसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो अभी भी हिंदी है, मतलब मातृभाषा में ही दी जानी शिक्षा, लेकिन इंग्लिश जो कंपलसरी है वो एज सेकेंड लैंग्वेज कंपलसरी है। उच्च शिक्षा में इनके सुझाव देखते हैं। तो 3 वर्ष का डिग्री कोर्स, मतलब स्नातक जो रहेगी वो 3 वर्ष की रहेगी। इंटरमीडिएट को हटाना, तो इंटरमीडिएट को ऐसे नहीं हटाएगा कि बिल्कुल 10th के बाद ये शुरू कर दी गई। इंटरमीडिएट में 2 क्लासेस होती हैं, 11th और 12th। तो 11th को तो माध्यमिक शिक्षा का पार्ट बना दिया गया और 12th को डिग्री शिक्षा का पार्ट बना दिया गया। इस तरह से इंटरमीडिएट शिक्षा हटी। केवल योग्य छात्रों को प्रवेश, इतना ज़्यादा कंपटीशन कि 15 जो लोग पास होके आएंगे माध्यमिक शिक्षा उनमें से केवल 1 स्टूडेंट को उच्च शिक्षा मिलेगी।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी ऑफ इंग्लैंड की तरह एक संस्था का निर्माण। तो जैसे ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ऑफ इंग्लैंड थी जो कि उच्च शिक्षा की देखरेख का कार्य करती है, तो इसी की तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंडिया में भी ऐसी ही कमेटी होनी चाहिए। तो इंडिया में है भी वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अभी पहले वो कमेटी थी, उसका नाम बदल के फिर कमीशन कर दिया गया था। अब इसके देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में शिक्षा के में सुझाव दिया इन्होंने, तो अन्य सुझाव जो और शिक्षाएं बच जाती हैं वो क्या क्या हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, तो इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में अपने सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि अलग से उद्योग स्कूल खोले जाने चाहिए, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। पार्ट टाइम किन लोगों के लिए, जो ऑलरेडी कुछ उद्योग कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है तो उनके लिए पार्ट टाइम, और जो बच्चे स्टूडेंट ही हैं अभी शिक्षा ही ले रहे हैं इस चीज़ की, तो उनके लिए फुल टाइम ये स्कूल या कॉलेजेस रहेंगे। वयस्क शिक्षा, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था एज नर्सरी एजुकेशन। तो वयस्क शिक्षा में सिर्फ वयस्क शामिल नहीं थे, मतलब प्रौढ़ अवस्था में जो लोग आते हैं वही शामिल नहीं थे। इसमें जो लोग थे वो 10th मतलब 10 साल के लोग शुरू हो जाते थे, 10 से लेके 40 तक के। अब 10 से लेके हर कोई नहीं, जो लोग अभी तक एजुकेशन लेने नहीं गए हैं स्कूल और निरक्षर हैं 10 साल की एज में भी, उनके लिए ये वयस्क शिक्षा रहेगी। और जो 10 साल से लेकर मतलब ये यंग जो है पीपल टीन एज में, उनके लिए तो अलग केंद्र रहेंगे, और जो फिर उससे ऊपर की एज वाले लोग हैं उनके लिए अलग केंद्र रहेंगे। और एक जो क्लास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होने चाहिए प्रौढ़, वो 25 होने चाहिए। एक हम आपको बता दें कि कितने टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो होना था। तो जो जूनियर बेसिक शिक्षा थी इस पे रहना था 1:30 का, मतलब एक टीचर पे 30 स्टूडेंट्स। सीनियर बेसिक पे रहना था 1:25 का, मतलब एक टीचर 25 स्टूडेंट्स। और माध्यमिक शिक्षा पे रहना था 1:20 का, तो एक शिक्षक और 20 छात्र। इसके लिए कहा गया कि हमें अगले 40 वर्षों में 22 लाख टीचर्स हायर करने पड़ेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण, तो अब जब इतने सारे टीचर्स हायर करने हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस अलग से उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, तो रोजगार कार्यालय जो स्टूडेंट्स को बता सके कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी और कब उनके फॉर्म फिल होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब बताने के लिए एक रोजगार कार्यालय होना चाहिए जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करे नौकरी लेने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वाणिज्य शिक्षा जो है उसके भी 2 टाइप्स होंगे, एक तो होगी बैंकिंग और अकाउंटिंग और दूसरा होगा ऑडिटिंग। तो इनमें आप अंतर ऐसे समझ सकते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में जो है जैसे अकाउंटेंट, तो वो इससे संबंधित होते हैं, और जो CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ऑडिटर होता है, मतलब ऑडिटर मतलब जांच करना लेखों की, उस सबसे संबंधित होता है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शिक्षक लक्ष्य को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।